स्वागत है दोस्तों। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए री क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं। फिर से रीस्टार्ट करते हैं और जो भी पाठ्यक्रम की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे इन सारी क्लासेस में। तो आज की इस क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंदूर की होली नाटक के बारे में। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने इस नाटक को लिखा हुआ है और इस क्लास में आप देखेंगे कि किस प्रकार का ये नाटक है, जिस प्रकार का नाटक है उसकी क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं और इस नाटक का पूरा कथ्य क्या है, विषय वस्तु क्या है, वो हम आपको संक्षेप में बताएंगे। तो शुरू से अंत तक आप बने रहेंगे तो आप इस नाटक को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और परीक्षाओं की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है वो आप जान पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं एक प्रश्न के बहाने से। सिंदूर की होली नाटक किस प्रकार का नाटक है? तो ऑप्शन में कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। आदर्श प्रधान, पौराणिक, समस्या नाटक, समाज सुधार संबंधी। तो आपको ध्यान रखना है ये एक समस्या नाटक है। समस्या नाटक किस्म का एक नाटक है सिंदूर की होली। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पहले हम देख लेते हैं कि इसके नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। आपको ध्यान रखना है इनका जन्म 18 दिसंबर 1903 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में इनका जन्म होता है। ठीक है, ये बातें आप लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के बारे में ध्यान रखेंगे। इस नाटक का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1934 है। ये यूपी हायर की परीक्षा में भी पूछा गया था और वहाँ पे ये प्रश्न आयोग ने डिलीट कर दिया क्योंकि उसमें जितने ऑप्शन थे वो 1960, 1966, 1945 इस टाइप के थे। 1934 उस ऑप्शन में था ही नहीं। तो ध्यान रखना है 1934 में रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक में ये इसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, इस नाटक की भूमिका किसने लिखी है? तो आपको ध्यान रखना है राम प्रसाद त्रिपाठी जी ने इस नाटक की भूमिका लिखी है। इस नाटक में कुल 3 अंक हैं। आपको ध्यान रखना है कि सिंदूर की होली नाटक में कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? इसके जो प्रमुख पात्र हैं रजनीकांत, मुरारी लाल, चंद्रकला, मनोरमा, मनोज शंकर, माहिर अली, भगवंत सिंह, हरनंदन सिंह और डॉक्टर। इतने पात्र हैं इस नाटक के। हम आगे जब बढ़ेंगे तो इन सारे पात्रों के किसके साथ कैसा संबंध है, कौन सा पात्र किस रूप में है इस नाटक में, वो सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप इन पात्रों के नाम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि समस्या नाटक है ये। तो समस्या नाटक असल में होता क्या है? तो बच्चन सिंह की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, पुस्तक का नाम ध्यान रखेंगे हिंदी नाटक, और उसमें उन्होंने समस्या नाटकों की प्रवृत्तियों के बारे में लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा कि यूरोप में समस्या नाटकों का प्रचलन रोमांटिक नाटकों की प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ। अब देखिए 1934 में ये नाटक लिखा जा रहा है और एक तरह से छायावाद के पश्चात का ये उत्तर छायावादोत्तर दौर है। लेकिन छायावाद की जो प्रवृत्तियाँ हैं, जो भावुकता है, जो रोमांटिसिज्म है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं साहित्य में बनी हुई हैं बराबर, और उससे अछूता जो दौर है वो नहीं है। इसलिए रोमांटिसिज्म के विरुद्ध, उसके खिलाफ में जिस भी तरीके के नाटक रचे जा रहे थे वो समस्या प्रधान नाटकों के रूप में सामने आ रहे थे। अब इसकी प्रवृत्ति क्या होती है वो आपको ध्यान रखना है कि समस्या नाटकों की जो मुख्य प्रवृत्ति है वह है रूढ़ियों पर प्रबल कशाघात। हर तरीके की जो भावुकता है, अंधी भावुकता, उन सभी पर प्रबल कशाघात। नाटककार अपने पुष्ट तर्क और चिंतन के सहारे परंपरा मुक्त आचार विचारों के स्थान पर, परंपरा युक्त जो आचार विचार हैं उनके स्थान पर एक नई परंपरा और नूतन नैतिकता स्थापित करना चाहता है। यानी अब तक जो रूढ़ियाँ व्याप्त रही हैं सोच में, आचार विचार में, उन सभी के विरुद्ध अपने तर्क और पुष्ट चिंतन के सहारे, अपनी बौद्धिकता के सहारे उन पर किस तरह से आघात किया जा सकता है, किस तरह से उन्हें ख़त्म किया जा सकता है, इसका प्रयास समस्या नाटकों में दिखाई पड़ता है। तो समस्या नाटकों की प्रवृत्ति क्या है और किसके विरोध में ये उत्पन्न हुई, ये बातें आपको यहाँ ध्यान रखनी है, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि सिंदूर की होली नाटक में कुछ न कुछ तो समस्या है। और समस्या क्या है? वो जो रूढ़ियाँ उस दौर के समाज में व्याप्त थी उन पर चोट पहुंचाने की एक सुनियोजित तरकीब कही जा सकती है। ये माना जाता है कि समस्या नाटककार जो होता है वो अति बौद्धिक है और अपनी बौद्धिकता पर उसे इस तरह से भरोसा है कि वो किसी भी चीज़ का पक्ष ले सकता है,
चाहे वो चीज़ गलत ही क्यों ना हो, उसका पक्ष अपने चिंतन और अपनी बुद्धि और अपने तर्क के आधार पर लेके उसे सही सिद्ध करने का प्रयास भी कर सकता है। तो ये भावना दिखाई पड़ती है इस तरह के लेखकों में। आगे हम देखेंगे सारे पात्रों के बारे में। उसके पहले एक सूचना है दोस्तों कि हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स जो कि आपके टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की दृष्टि से, यूजीसी नेट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नोट्स हैं। आप सभी इसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत उपयोगी है, आप इसका अध्ययन रिवीजन के लिए कर सकते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए भी आपके पास पर्याप्त समय है। देखते हैं जिन पात्रों के नाम हमने आपको यहाँ पर बताए वो पात्र कौन कौन से हैं, उनके क्या संबंध हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि शुरुआत जब होता है पहला अंक नाटक का, तो उसमें मुरारी लाल से शुरुआत होती है। ये दृश्य मुरारी लाल और माहिर अली दो लोगों के बीच संवाद होते हैं, बातचीत होती है, उसके माध्यम से जो नाटक है वो आगे बढ़ता है। मुरारी लाल एक मजिस्ट्रेट हैं और ये जो है माहिर अली इनका सहयोगी है, एक तरह से सेक्रेटरी के तौर पे देख लीजिए, हमेशा इनके साथ रहता है। इनके काम में जो भी निर्णय लेना होता है वो माहिर अली से पूछते हैं कि हमें किस तरह से करना चाहिए। दरअसल मुरारी लाल एक भ्रष्ट चरित्र के, जो घूसखोर रिश्वत लेने वाली प्रवृत्ति के एक मजिस्ट्रेट हैं, और ये घूस क्यों लेते हैं उसके पीछे का जो तर्क देते हैं वो ये कि जब लोग लूटपाट करके दूसरों से धन इकट्ठा कर रहे हैं तो उनसे धन लूटने में हमें बुराई नहीं है। दूसरे जो पूरे नाटक में आप देखेंगे, नाटक की समस्या कहाँ से शुरू होती है, एक दो चीज़ें गुप्त रहती हैं नाटक में। जैसे इसका जो पात्र है मनोज शंकर से मुरारी लाल का संबंध ये है कि मुरारी लाल का एक मित्र रहता है जिसकी हत्या भांग खिला करके नदी में नाव पर से धकेल के उसकी हत्या कर देते हैं मुरारी लाल कुछ पैसों के लिए। और बाद में उन्हें जब पश्चाताप होता है तो उसके बेटे मनोज शंकर, यानी अपने मित्र के बेटे मनोज शंकर को वो अपने पास रखते हैं, उसकी शिक्षा दीक्षा का पूरा प्रबंध करते हैं और बराबर उसे पैसे भेजते रहते हैं पढ़ने लिखने के लिए, पढ़ाई के लिए बाहर उन्होंने भेज रखा है उसे। इनकी आमदनी 600 रहती है मासिक रूप से, लेकिन 1500-2000 के आसपास ये मनोज शंकर को भेजते हैं खर्च के रूप में। और मनोज शंकर को ये आभास रहता है कि 600 इनकी सैलरी है, इनकी मासिक तनख्वाह है, ये मुझे 1500 रुपये भेजते हैं, इसका मतलब है कि कुछ न कुछ अनैतिक काम ये करते हैं, तो उसे ये गिल्ट रहता है। दूसरा गिल्ट मनोज शंकर को ये है कि उसके पिता की हत्या हुई रहती है और मुरारी लाल ने जो मजिस्ट्रेट हैं, जो मनोज शंकर के पिता के मित्र हैं, उन्होंने मनोज शंकर के पिता को आत्महत्या बताया और आत्महत्या बता करके आत्मघाती बताया कि वो आत्मघाती था, उसने अपनी आत्महत्या कर ली। तो मनोज शंकर इसमें एक साइकिक पात्र के रूप में दिखेगा, कुंठित है जो अपने पिता की मृत्यु से। तो अपने पिता की मृत्यु का कारण जानना चाहता है कि किस तरह से और क्यों उनकी हत्या हुई या उन्होंने आत्महत्या की। उसे ये आभास रहता है कि मुरारी लाल ने इसके पिता की जान ली है, हत्या करवाई है, और ये गिल्ट उसके भीतर हमेशा रहता है। तो एक कुंठित पात्र है, और एक कुंठित पात्र जो होता है वो हर तरीके की भावनात्मकता पे और हर तरीके के विचारों पर चोट करना चाहता है। तो आगे हम इसके कुछ संवादों में भी देखेंगे कि कैसे एक निष्ठुर हो जाने वाला व्यक्ति, जब वो निष्ठुर हो जाता है तो हर तरीके से भावुक लोगों को या जो भावना में बहते हुए लोग हैं उन पर चोट पहुँचाता है। तो भावुकता का देखिए विरोध एक यहाँ पे एक साइकिक पात्र के रूप में भी, साइकिक इस तरह से पागल न होकर के वो विक्षिप्त इसलिए हो गया है, मानसिक रोगी हो गया है कि उसे ये लगता है कि उसके पिता आत्मघाती थे और वो एक आत्मघाती व्यक्ति जो आत्महत्या कर लिया उसका पुत्र है, लेकिन उसे ये भरोसा नहीं होता है कि उसके पिता आत्महत्या करते हैं। इसलिए आकर के वो मुरारी लाल से ये जानना चाहता है कि आखिर क्या हुआ था, क्यों उसके पिता ने आत्महत्या की, कैसे उनकी मृत्यु हुई। तो ये बात मनोज शंकर और मुरारी लाल के बीच की है। तो इन दोनों के संबंध को आप समझ गए होंगे। दूसरा संबंध आपको ध्यान रखना है मुरारी लाल और चंद्रकला का। चंद्रकला मुरारी लाल की बेटी है। मनोज शंकर को वो इसलिए भी पालते हैं, इसलिए भी उसका पालन पोषण खर्च वर्च देखते हैं कि आगे चल के चंद्रकला का विवाह मनोज शंकर से कर देंगे। लेकिन मनोज शंकर जिस रूप में विक्षिप्त रहता है, मानसिक रोगी के रूप में हो जाता है अपनी पिता की मृत्यु से आहत होकर के, उनकी आत्महत्या से आहत होकर के, कि वो खुश नहीं रह पाता, उसके चेहरे पे वो हंसी नहीं रहती, वो खुशी नहीं रहती, जिससे वो चंद्रकला के साथ बहुत आत्मीयता नहीं दिखा पाता और चंद्रकला भी उससे आत्मीयता महसूस नहीं कर पाती है। तो दोनों
कि शादी तो करवाना चाहते हैं मुरारी लाल, लेकिन दोनों के बीच में वो संबंध, वो प्रेम, वो आत्मीयता नहीं पनप सकी है। ठीक है। इसमें एक पात्र है मनोरमा। मनोरमा जो है वो आर्ट यानी एक कलाकार रहती है जो चित्र बनाती है, तो अपनी कला सिखाने के लिए चंद्रकला के पास रहती है। वो एक तरह से उसकी मित्र है। इसकी उम्र 20 वर्ष बताई गई है, लगभग 18 से 20 वर्ष के आसपास, और चंद्रकला की जो उम्र है वो लगभग 22 वर्ष। मुरारी लाल जो है वो 40 वर्ष के हैं लगभग। तो आप देखेंगे कि मुरारी लाल मनोरमा पर भी आसक्त रहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी बेटी से कम उम्र की है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो, और मनोरमा विधवा रहती है। ठीक है। कुछ कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, ताकि इसमें विधवा पात्र कौन है, तो मनोरमा विधवा पात्र है। ठीक है। तो और मुरारी लाल की बेटी का नाम क्या रहता है, तो चंद्रकला रहता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। मनोज शंकर क्या रहता है, उनके मित्र का बेटा रहता है। तो ऐसे अगर प्रश्न कुछ कुछ आ जाएं इस नाटक से, तो आप ताकि इन्हें आसानी से कर पाएँ, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें इसमें दिखाई पड़ती हैं। मूलतः इस नाटक में आप देखेंगे तो विवाह, विधवा विवाह और प्रथम दर्शन में उत्पन्न प्रेम की भावुकता पर आधारित ये नाटक है, जिसमें प्रथम दर्शन में प्रेम जो उत्पन्न होता है वो चंद्रकला के भीतर उत्पन्न होता है। और किसके प्रति उत्पन्न होता है, वो होता है रजनीकांत के प्रति। ध्यान रखेंगे, रजनीकांत एक ऐसा पात्र है, शुरुआत होती है इसके हत्या के षड्यंत्र से, और उसकी हत्या करवाना कौन चाहता है, उसके एक चाचा हैं भगवंत सिंह। रजनीकांत के पिता की हत्या करवा देते हैं और चाहते हैं कि रजनीकांत, यानी रजनीकांत उनका भतीजा लगता है, तो चाहते हैं कि भतीजे की भी हत्या करवा के पूरी संपत्ति वो हड़प ले। हरनंदन जो रहता है वो रजनीकांत के दूर का रिश्तेदार और मामा लगता है। तो हरनंदन को अपने पक्ष में करके रजनीकांत की हत्या करवाना चाहते हैं, और उसके संबंध में वे मुरारी लाल यानी मजिस्ट्रेट के पास भी आते हैं कि किसी तरीके से उसे सज़ा हो जाए या उसकी संपत्ति भगवंत सिंह के अंडर कंट्रोल में आ जाए। इसके लिए वे सारा षड्यंत्र मुरारी लाल से मिलके करते हैं। मुरारी लाल को वे 40,000 50,000 घूस भी देता है। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, एक बार 10,000 एडवांस, फिर एक बार 40,000 दे करके रजनीकांत को मरवाने का पूरा प्रयत्न करता है। तो चंद्रकला को रजनीकांत से प्रेम हो जाता है। पहली बार देखती है उसे अपने पिता के यहाँ आया हुआ, और उससे प्रेम हो जाता है। नाटक का अंत भी आप देखेंगे तो इसी चंद्रकला और रजनीकांत की प्रेम को लेकर के है। तो रजनीकांत का पक्ष आपको इसमें नहीं दिखाई देगा, चंद्रकला का ही पक्ष दिखाई देगा। चंद्रकला को प्रथम दर्शन में प्रेम हुआ है रजनीकांत से। ठीक है। और वो उससे एक तरह से भावुकतापूर्ण विवाह करती है। वो अस्पताल में भर्ती रहता है, उसके चाचा ने उसकी हत्या कराने का षड्यंत्र किया, उसे बहुत चोटें आई है, गंभीर रूप से घायल हुआ है। अस्पताल में जाके चंद्रकला उसके हाथ से अपने मांग में सिंदूर भर लेती है और अब खुद को विवाहित बताती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर आधारित ये पूरा नाटक है। आगे हम और कुछ महत्वपूर्ण कथनों के माध्यम से देखेंगे कि कौन से संवाद हैं जो इन सारे चरित्रों के व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं। तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि यह नाटक मूलतः विवाह, विधवा विवाह और प्रथम दर्शन में उत्पन्न भावुकता पर आधारित है। इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं, जैसे आप देखेंगे मनोज शंकर का विवाह मुरारी लाल चाहते हैं कि चंद्रकला से हो जाए, लेकिन मनोज शंकर मनोरमा के ऊपर आसक्त है, उसके प्रेम में है। वो चाहता है कि मनोरमा से उसकी शादी हो जाए। मनोरमा बाल विधवा है, 8 वर्ष की रहती है तभी विधवा हो जाती है, लेकिन मुरारी लाल भी इस पर आसक्त हैं और मनोज शंकर उससे प्रेम करता रहता है। अब मनोज शंकर मनोरमा को यह समझाता है कि विधवा विवाह संभव है। समाज सुधारकों ने, विद्वानों ने, चिंतकों ने बहुत मुहिमें चलाई हुई हैं और आज के दौर में विधवा विवाह हो सकता है, संभव है, तो हम विवाह कर लेते हैं। इस तरह की बातें उसमें दिखाई पड़ती है। लेकिन मनोरमा एक तरह से टिपिकल ट्रेडिशनल महिला है, लेकिन उसकी बातों से आपको कहीं नहीं लगेगा पूरे नाटक में कि ये टिपिकल कुछ बातचीत कर रही है। लेकिन संवाद ऐसे आएंगे कि आपको लग जाएगा कि जब मनोरमा विधवा विवाह का विरोध करती है, यानी खुद विधवा बने रहना और विधवा की मर्यादा, विधवा के आदर्श में जीना, एक तरह से गलतफहमीपूर्ण जीवन में जीना उसकी आदत हो जाती है। उसे लगता है कि मैं विधवा हूँ, वैधव्य का पालन कर रही हूँ, और विधवा का जो उसकी मर्यादा है, सेवा भाव है, वो लेकर के वो जीती रहती है। तो ये चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी जिसकी वजह से वो विधवा विवाह का विरोध करती है।
ठीक है। आगे चल के मनोज शंकर और मनोरमा में यही संवाद होता है विधवा विवाह को लेकर के कि विधवा विवाह मनोज शंकर कहता है ठीक है और मनोरमा कहती है कि ठीक नहीं है। अपने तर्क और बुद्धि के बल पर अपने पात्रों से मिश्र जी ने विधवा विवाह के विरोध का विचार प्रकट किया हुआ है। हमने शुरुआत में ही कहा था कि जो समस्या नाटककार हैं, समस्या नाटकों पर लिखने वाले जो लोग हैं, वो अपने तर्क के माध्यम से वो विधवा विवाह को सही भी सिद्ध कर सकते हैं, गलत भी सिद्ध कर सकते हैं, और यही बौद्धिकता समस्या नाटकों में इनके रचनाकारों में दिखाई पड़ती है। अब कुछ पात्रों के संवादों के माध्यम से देखते हैं कि उनका चरित्र क्या है। जैसे मुरारी लाल की बात करें, मुरारी लाल के बारे में हमने आपको शुरुआत में बताया कि ये एक भ्रष्ट चरित्र के रिश्वतखोर व्यक्ति हैं जो कि अपने किए गए पापों को छिपाने के लिए घूस लेके मनोज शंकर को संतुष्ट रखते हैं ताकि वो अपने पिता की हत्या पे कभी उनसे प्रश्न न कर सके। अब वो घूस लेने के पीछे तर्क क्या देते हैं? वे कहते हैं कि मेरी इच्छा न थी कि रजनीकांत मारा जाए, लेकिन भगवंत से रुपया लेना मैंने बुरा नहीं समझा। उसने दूसरों से लूट कर रुपया इकट्ठा किया है, यदि इसे लूटना माना भी जाए तो उसे लूट लेना मैंने बुरा नहीं समझा। अब देखिए कि लूट लेना एक मजिस्ट्रेट जो एक न्याय के पद पे विराजमान है, वो यदि इन तर्कों के आधार पर यदि घूस लेता है, रिश्वत लेता है, तो वो किसी भी तरीके से जायज़ नहीं, लेकिन वो अपने रिश्वतखोरी को जायज़ सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो ये मुरारी लाल का जो कि उसमें चंद्रकला के पिता हैं, उनका चरित्र है। मनोज शंकर जो कि मुरारी लाल के मित्र का बेटा है, मित्र की हत्या कर दी मुरारी लाल ने और अपनी बेटी चंद्रकला से मनोज शंकर की शादी करना चाहते हैं। वो कुंठित है अपने पिता की हत्या से या आत्महत्या की घटना से। 10 वर्ष बीत जाते हैं लेकिन वो उबर नहीं पाता, हमेशा परेशान रहता है और इतना निष्ठुर हो जाता है कि वो किसी की बीमारी पर भी उसे भरोसा नहीं होता। देखिए, इस बात से आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। अब मनोज शंकर कहता है कि आप जानते हैं कि मनुष्य की कमजोरियों का कितना निष्ठुर आलोचक हूँ मैं, इसलिए उसकी बीमारी को नाटक समझ रहा हूँ। चंद्रकला रजनीकांत के प्रेम में एक तरह से वो भावुकतावश पागल हो जाती है, बीमार हो जाती है और उसे लगता है कि ये जो है उसकी कमजोरी है और उसकी निष्ठुर आलोचना करता है और नाटक कहता है। तो समझ सकते हैं आप कि एक जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका है अपने पिता की मृत्यु में जो व्यक्ति, वो दूसरों की कमजोरियों को, दूसरों की भावनाओं को पूरी तरह से नकारता है। आगे वे जब वो मनोज शंकर मुरारी लाल को आहत करता है अपनी बातों से, अपने पिता की हत्या के कारणों को जानना चाहता है, तो बहुत दुखी होते हैं मुरारी लाल। तो वो कहता है कि किसी को गोली मारना यदि कविता है, मुरारी लाल कहते हैं कि तुम मुझे अपनी बातों से गोली मार रहे हो। तो वो कहता है कि किसी को गोली मारना यदि वीरता है तो गोली मारकर बांसुरी बजाना तो वीरता से बढ़कर वीरता और महानता से बढ़कर महानता है। यानी वो किसी को गोली मार के बांसुरी बजाना बहुत विभत्स है, यानी किसी की हत्या करके उस पर नृत्य करना, उस पर गीत गाना, उस पर आयोजन करना, उत्सव करना, ये बहुत ही विभत्स दृश्य है। लेकिन वो इसे महानता मानता है, इसे सबसे बढ़कर वीरता मानता है। तो ऐसा मानसिक रोगी किस्म का ये भी कुंठित पात्र इसमें दिखाई पड़ता है ये। ठीक है, आगे देखते हैं मनोरमा के बारे में। मनोरमा विधवा रहती है, बाल विधवा रहती है। आप सभी को हमने बताया शुरुआत में ही कि वो बाल विधवा है। वो कहती है कि विधवा विवाह और तलाक दो बुराइयां हैं जिनमें से एक को पसंद करना पड़ेगा, नहीं तो दोनों बुराइयां समाज को निकल जाएंगी। जब मनोज शंकर उसे तर्क देता है कि विधवा विवाह संभव है और तुम विवाह कर सकते हैं, तब वो कहती है कि आज तो विधवा विवाह की बातें आप कर रहे हैं, समाज में अब तलाक की भी बातें आने लगी हैं धीरे धीरे। तो अभी तो एक समस्या थी विधवा विवाह की, आगे चल के एक समस्या और तलाक की भी आने वाली है और दोनों में से किसी एक को पसंद करना मजबूरी हो जाएगी आने वाले समय में, और नहीं तो ये बुराइयां समाज को निगल जाएंगी। तो ऐसा उसका विचार है, एक ट्रेडिशनल टाइप का, टिपिकल टाइप का, कि ये विधवा विवाह तो हो ही नहीं सकता, वो ऐसा मानती है। उसकी कुछ बातें और हैं जिससे आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि वो एक तरह से भारत में जो विधवा विवाह को लेके, विधवाओं के आदर्श को लेकर के एक मिथ बनाया गया था, उस पर वो जीवित रहती है। वो कहती है कि अभी तक तो वैधव्य समस्या थी, अब तलाक भी समस्या आ रही है। ये बातें देखिए, वो स्वीकार ही नहीं कर पाती कि विधवा विवाह भी संभव है
और विवाह की समस्याओं को लेकर के बहुत चिंतित है और आज के दौर में ये सारी चीज़ें बहुत आम हो चुकी हैं। वो कहती है मेरा आदर्श तो वैधव्य है, वैधव्य को आदर्श मानती है और पुनर्विवाह को वो गलत मानती है, सामाजिक बुराई के रूप में मानती है। तो इसके बहुत सारे तर्क वो देती है। आप नाटक में देखेंगे तो कहीं से भी जैसे अभी हमने यहाँ पे एक कोट उठाया हुआ है, तो इस कोट के माध्यम से आपको लगेगा कि अरे ये तो मूर्ख है सीधे सीधे, लेकिन आप उसके संवादों को और तर्कों को देखेंगे जो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने लिखा हुआ है, तो कहीं से आपको आभास नहीं होने पाएगा कि वो इतनी टिपिकल है। वो तो जब नाटक का अंत होने लगता है तो धीरे धीरे चीज़ें स्पष्ट होने लगती हैं। ठीक है, एक जगह वो कहती है कि चंद्रकला से कि लेकिन यह अंग्रेजी विदेशी भावावेश प्रथम दर्शन का प्रेम हमारे देश में नहीं चल सकता। दरअसल चंद्रकला प्रथम दर्शन में ही रजनीकांत से प्रेम करने लगती है, उसकी हंसी पे मुग्ध हो जाती है, उस पर कुठाराघात करती हुई उसके इस भावावेश पर वो कहती है कि देखो ये विदेशी भावावेश है कि प्रथम दर्शन में प्रेम हो जाए। लेकिन चंद्रकला वहाँ तर्क देती है कि हमारे देश में भी प्रथम प्रेम का दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम और अलग अलग प्रेम की कई कहानियाँ हैं जो प्रथम दर्शन में ही संभव हुई हैं, इसलिए मेरा प्रेम गलत नहीं है, इस तरह की बात वो कहती है। लेकिन मनोरमा का मानना है कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव में चंद्रकला प्रथम दर्शन के प्रेम में यकीन रख रही है। अब चंद्रकला के पात्र को आप देखेंगे तो चंद्रकला का पात्र यहाँ से तो लगेगा कि अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित बहुत आधुनिक नारी होगी, लेकिन दोनों ही एक तरह से भारतीयता के परिवेश में पली बढ़ी नारियाँ हैं। इन पे कुछ असर जरूर विदेशी शिक्षा का है, लेकिन इनकी भावुकता वही है जो भारतीय नारी की भावुकता आमतौर पर पाई जाती है। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो ये भारतीय समाज में व्याप्त जो एक नारी की स्थिति है उसको मनोरमा प्रकट करती है। और वो कहती है कि दो संवाद आपको आमने सामने रख के हम ये बात बताएंगे कि जैसे आप देखेंगे कि चंद्रकला का संवाद, चंद्रकला एक जगह कहती है कि दरअसल उसने सामाजिक रूप से उसका विवाह रजनीकांत से नहीं होता है, वो हॉस्पिटल में जा करके उसके हाथ से सिंदूर भर के स्वयं को विवाहित मान लेती है, सुहागिन मान लेती है। जब इस पर मनोरमा कहती है कि तुम्हारा विवाह मान्य नहीं होगा समाज में क्योंकि सामाजिक ढंग से तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है, तब वो चोट करती है। देखिए हमने कहा था कि समस्या नाटक रूढ़ियों पर चोट करते हैं, तो यहाँ पे रूढ़ियों पर चोट है कि 1000-2000 आदमी भोजन न कर सके, 10-20 बार शंख न बजा, थोड़े से मंत्र श्लोक न पढ़े गए, यही है ना तुम्हारा विवाह। यानी जो भारतीय समाज में व्याप्त विवाह की परंपरा है, उस परंपरा से अगर मेरा विवाह नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये 10-20 बार शंख नहीं बजे, थोड़े से मंत्र नहीं पढ़े गए और 1000-2000 लोग भोजन नहीं किए, तो क्या मेरा विवाह नहीं माना गया। ये उसकी प्रगतिशीलता को दर्शाता है। वहीं मनोरमा इसका प्रत्युत्तर करते हुए कहती है कि वेद मंत्र, शंख ध्वनि, हवन जिनके साथ तुम्हारा समझौता नहीं हो सकता, सामाजिक संस्कारों के लिए मुहर का काम करते हैं। तो वो सामाजिक संस्कारों में मनोरमा यकीन रखती है और इन सामाजिक संस्कारों का विरोध करती है कौन, चंद्रकला। तो ये सारी बातें आप देख करके दोनों के चरित्र को समझ सकते हैं। और अंत रूप में जो नाटक का अंत होता है, नाटक का अंत इस रूप में होता है कि मनोज शंकर को माहिर अली जो सेक्रेटरी के तौर पे रहता है मुरारी लाल के, वो ये बता देता है कि तुम्हारे पिता की हत्या मुरारी लाल ने ही करवाई है, जिससे वो आकर के इनसे सामने संवाद करता है और उनकी बेटी से विवाह करने से मना कर देता है। बेटी दूसरे ढंग से विवाह कर चुकी है कहीं और, उन्हें लगता है कि अब मैं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया हूँ। बहुत व्यथित होता है, बहुत दुखी होता है। इस अवस्था में उसे जो पश्चाताप होता है तो उससे मनोज शंकर को संतुष्टि होती है और जो उसके मनोग्रंथियाँ रहती हैं अपने पिता की हत्या को लेकर के, वो मनोग्रंथियाँ टूटती हैं और वो थोड़ा स्वस्थ हो जाता है मानसिक रूप से, नहीं तो न्यूरोटिक पात्र एक तरह से रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें इस नाटक में पूरा आपको दिखाई पड़ेंगी। और देखेंगे तो बच्चन सिंह ने लिखा कि ये सारे पात्र जो हैं वो अपना अलग अलग अस्तित्व रखते हैं, सबके अलग अलग आइडियोलॉजी है, अलग अलग विचार है इन सभी के, और सभी अपने विचारों के आधार पर खूब तर्क करते हैं, खूब बहस करते हैं और अपनी अपनी बातों को सिद्ध करना चाहते हैं। तो कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है कि मजिस्ट्रेट कौन रहता है, आपको ध्यान रखना है मजिस्ट्रेट रहते हैं मुरारी लाल, माहिर अली इनका सेक्रेटरी रहता है। ठीक है, रजनीकांत की हंसी
और मुस्कुराहट देख करके चंद्रकला उस पर मोहित हो जाती है। और मनोरमा जो कि एक आर्टिस्ट है, जो कलाकार है, चित्रकला बनाती है, वो रजनीकांत का एक चित्र बनाती है चंद्रकला के कहने पर, और उसी को अपना अंतिम चित्र मानती है कि इसके बाद वो ये अपनी इस कला को छोड़ करके हरिद्वार चली जाएगी और अपने वैधव्य धर्म का पालन करेगी, लेकिन मनोशंकर से विवाह नहीं करेगी, इसलिए कि वो विधवा है और विधवा के धर्म का उसे पालन करना है। तो ग्लोरीफाई किया गया है विधवा होना मनोरमा के द्वारा। तो ये समस्या प्रधान, अब आप देख रहे होंगे कि इतनी जटिलता है कि एक व्यक्ति जो प्रगतिशील है, मनोज शंकर, जो चाहता है कि विधवा विवाह की हो जाए और मनोरमा के साथ उसका विवाह हो, लेकिन मनोरमा नहीं मानती, वो हरिद्वार जाना चाहती है अपनी मर्यादा और वैधव्य धर्म को बनाए रखने के लिए, और आध्यात्मिक प्रेम की बात करती है कि हम विवाहित न हुए तो क्या हुआ, लेकिन हमारा मानसिक संबंध रहेगा, ये वो फलाना ढिकाना। तो ये समस्याएं ऐसी क्रिएट हैं जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, जिनका कोई हल नहीं है, लेकिन एक विचार छोड़ जाना इन नाटकों का उद्देश्य है कि आप विचारों में उलझें और सही मार्ग की तलाश करें, सही निष्कर्ष निकालें। नाटक में कहीं भी निष्कर्ष नहीं दिया है, बस केवल अंत जो है वो मनोज शंकर के द्वारा जब अपने पिता की हत्या की का आरोप पूरी तरह से लगाया जाता है मुरारी लाल पे, तो उस आरोप में जो ग्लानि होती है मुरारी लाल को, जो दुख होता है, जो पश्चाताप होता है, उसी पर नाटक का अंत कर दिया जाता है। और जो मुरारी लाल की बेटी चंद्रकला है वो एक तरह से अनब्याही विधवा के रूप में रहने के लिए, और वो कहती है कि आपने मुझे इतनी शिक्षा दी है कि मुझे विवाह करने की आवश्यकता नहीं है, रोजी रोटी के लिए मैं खुद सक्षम हूँ, मैं कमा लूँगी। और उसे मनोज शंकर से विवाह नहीं होता है, मनोज शंकर इनसे अपना संबंध तोड़ देता है। तो कई सारी जो व्यथाएं हैं वो अंत में रह जाती हैं, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, कोई हल नहीं निकलता है। ये सिंदूर की होली, और सिंदूर की होली कहने से तात्पर्य ये है कि वो इतनी भावुक हो जाती है चंद्रकला मृतशैया पे पड़े हुए रजनीकांत के हाथों अपने सिंदूर अपने माथे पे लगा के, कि वो कहती है कि देखो मेरा विवाह तो हुआ है, ऐसी सिंदूर की होली खेली हूँ कि इसे विवाहित ही कहना पड़ेगा, समाज को स्वीकार करना पड़ेगा। तो सिंदूर की होली कहने का तात्पर्य जो विवाह वो करवाना चाहते हैं अपनी बेटी का, वो होली के रूप में खेला जाता है, वो संपन्न नहीं होता है, वो कुछ दूसरी दुर्दशा को प्राप्त हो जाता है। तो अपनी बेटी के विवाह के लिए इतना बड़ा जो षड्यंत्र वो रखते हैं, घूस लेते हैं, अपने मित्र की हत्या करवाए रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों के पश्चाताप में इसमें दबे रहते हैं। ये नाटक का पूरा सारांश है। उम्मीद है इन कथनों के माध्यम से, इन जानकारियों के माध्यम से इस नाटक के बारे में आपकी जानकारी पुष्ट हुई होगी। हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स को लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये सारे नोट्स आपको सभी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी होंगे, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, 40 बड़े रचनाकारों पे वन लाइनर फैक्ट्स और करीब 800 से 900 वस्तुनिष्ठ प्रश्न व्याख्यात्मक ढंग के इसमें आपको मिलेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बच्चन जी की पुस्तक पर आधारित है। उम्मीद है ये क्लास आपके लिए उपयोगी हुई होगी, और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा दोबारा जब उसकी डेट आएगी तब तक हम कंटिन्यू कुछ न कुछ पाठ्यक्रम पर पढ़ते रहेंगे। जुड़े रहिए, बने रहिए। नमस्कार, शुभकामनाएं।